हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिपॉजिट्स के बारे में। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो अलग वर्क्स के लिए या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए डिपॉजिट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कि कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट इज़ अदर डिपॉजिट्स, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कौन कौन से डिपॉजिट होंगे। उसके बाद है लैप्स्ड डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट हमारे पास है डिपार्टमेंट में और वो लैप्स हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। देन देयर इज़ अकाउंटिंग सिस्टम, दो तरह के, पहला है अकाउंट्स ऑफ पब्लिक वर्क डिपॉजिट्स और दूसरा है अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कहा गया कि दो तरह के डिपॉजिट होंगे, पहला होगा पब्लिक वर्क डिपॉजिट और दूसरा होगा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो पब्लिक वर्क डिपॉजिट और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि पब्लिक वर्क डिपॉजिट नॉर्मली पासेस थ्रू रेगुलर अकाउंट, जो डिवीज़न का या सब डिवीज़न का रेगुलर अकाउंट होगा उसमें ये पास होता है उसके थ्रू, मतलब उसमें इसकी एंट्री होती है। लेकिन जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं इनकी एंट्री नॉर्मली रेगुलर अकाउंट्स में नहीं होती है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में। अब देखते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में कौन कौन से डिपॉजिट आते हैं। सबसे पहले पब्लिक वर्क डिपॉजिट में कैश डिपॉजिट बाय सबऑर्डिनेट एज सिक्योरिटी, मतलब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है किसी सबऑर्डिनेट का तो पहले कैटेगरी में आएगा। अगर कोई कैश डिपॉजिट है कॉन्ट्रैक्टर का, ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो भी इस कैटेगरी में आएगा। तीसरा है डिपॉजिट फॉर वर्क, वर्क के लिए अगर कोई डिपॉजिट है अदर देन टकावी वर्क। टकावी वर्क्स के लिए जो डिपॉजिट होता है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे अलग से, लेकिन उसके अलावा जितने भी वर्क्स के लिए कोई डिपॉजिट होता है वो भी इस पहले कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इज सम्स ड्यू ऑन क्लोज्ड अकाउंट, मतलब मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को कोई अमाउंट पे करना है लेकिन वर्क का अकाउंट क्लोज हो गया है और फिलहाल आप उसको पे नहीं कर पाते हैं तो वो आपके पास डिपॉजिट रहता है, तो ये डिपॉजिट भी पहले कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा कोई मिसलेनियस डिपॉजिट्स आपके पास हैं तो ये भी पहले कैटेगरी में आता है। सो ये आपके 5 तरह के डिपॉजिट्स हैं जो पहले कैटेगरी में आता है और इनकी एंट्री रेगुलर अकाउंट में की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का, जिनकी एंट्री नहीं होती है रेगुलर अकाउंट्स में, उसमें बेसिकली दो तरह के डिपॉजिट होंगे। एक होगा डिपॉजिटेड बाय द सबऑर्डिनेट्स, दूसरा होगा डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये दो क्लासेस होते हैं डिपॉजिट के, पब्लिक वर्क डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट में सबसे पहले ये कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब भी सबऑर्डिनेट का होगा या कॉन्ट्रैक्टर्स का होगा तो इस केस में क्या होगा, वेन एवर मेड बाय कैश और एनी अदर फॉर्म, चाहे कैश के रूप में हमें डिपॉजिट मिली होगी या किसी दूसरे तरह से हमको डिपॉजिट मिली होगी, तो इसके लिए बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाएगा और इस बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट का रेफरेंस दिया जाएगा डिपॉजिट रजिस्टर में या रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ में। अब ये जो बॉन्ड एग्रीमेंट है उसमें लिखा क्या होगा कि कौन से कंडीशन में ये जो डिपॉजिट है वो विदहेल्ड किया जा सकता है, कौन से कंडीशन में इसको रिकवर किया जा सकता है और कौन से कंडीशन में इसको एक्चुअली रीपेमेंट किया जाना है। तो ये सारे कंडीशंस लिखे होंगे इस बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट में, उस डिपॉजिट के बारे में सब कुछ लिखा होगा और इसका रेफरेंस दिया जाएगा डिपॉजिट रजिस्टर में या फिर रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ में। इसके बाद है कैश डिपॉजिटेड कैन बी कन्वर्टेड टू इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। कैश डिपॉजिट है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या सबऑर्डिनेट का तो उसको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला विलिंगनेस, जो जिसका भी डिपॉजिट है चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का हो चाहे सबऑर्डिनेट का हो, वो खुद एक विलिंगनेस देगा कि मेरा जो डिपॉजिट है उसको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए। दूसरी बात कि डिपॉजिटर्स कॉस्ट, मतलब जिसका डिपॉजिट है उसके कॉस्ट पे उसको किया जाएगा, मतलब नॉर्मल डिपॉजिट को इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो जो डिपॉजिटर है वो पेमेंट करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है या सबऑर्डिनेट है वो पे करेगा। और तीसरा इसमें कंडीशन है दैट रूल्स या जो एग्रीमेंट लिखा हुआ, जो बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट है या फिर जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें इसके लिए एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, कि उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तभी जो नॉर्मल कैश डिपॉजिट है उसको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो हमने अभी पढ़ा पूरा प्रोसेस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने वाला, ये एप्लीकेबल होगा इवन इफ पार्शली रिसीव्ड अमाउंट ऑल्सो। मतलब हमने अगर कोई अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं डिपॉजिट का और पूरा पेमेंट अभी नहीं हमको रिसीव हुआ है और अभी भी आधा पेमेंट हुआ है और जो डिपॉजिटर वो चाहता है कि आधे ही अमाउंट को
वो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसके लिए भी ये ऐसा किया जा सकता है। और ये एप्लीकेबल होगा ईएमडी पे भी, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। कॉन्ट्रैक्टर जब वर्क अलॉटमेंट के टाइम पे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करता है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। उसको भी अगर वो चाहेगा तो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंट डिडक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब भी कॉन्ट्रैक्टर का हम पेमेंट करते हैं बिल पे तो उसमें हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 1% उससे हम डिडक्शन कर लेते हैं। अब ये जो हमने डिडक्शन किया ये क्रेडिट होता है PW डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम उसको पेमेंट करेंगे बिल पे, उसने वर्क किया, हमने मेज़र किया और उसके बाद उस वर्क का हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने पास उसको डिडक्ट कर लेते हैं और ये क्रेडिट होता है पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो छोटा अमाउंट है और टोटल जो अप्रोप्रिएशन है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, और इवन इसमें एक लिमिट है 500 रुपये तक का। अगर जो हम अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, जो हमें अमाउंट विदहेल्ड करना है वो 500 रुपये तक का है, तो हम पेमेंट करके उसको सिक्योरिटी डिडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि 1% ऑफ वर्क का अमाउंट हम विदहेल्ड ही कर देंगे। मतलब हम एक पर्टिकुलर वर्क का पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। याद रखिएगा दोनों केस में डिफरेंस क्या है। पहले केस में हम पेमेंट कर रहे थे, मतलब हम ये बताएंगे कि इस वर्क का पेमेंट हमने कर दिया और उसमें से फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने ले लिया। मतलब वर्क का पेमेंट तो हो गया लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने डिडक्ट कर लिया। दूसरे केस में क्या है, हम एक पर्टिकुलर वर्क के पोर्शन का जो किया भी जा चुका है, मेजर्ड भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसका हम पेमेंट ही विदहेल्ड कर दे रहे हैं। तो एक्सेप्शन क्या है कि पहले जो हमने अभी कहा कि क्रेडिट होगा पब्लिक वर्क डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स में, लेकिन ये जो सेकेंड केस है जहाँ पे हमने विदहेल्ड कर दिया, यहाँ पे ये क्रेडिट होगा कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगर हमने पेमेंट किया लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट किया तो इस हेड में क्रेडिट होगा, लेकिन अगर हमने पेमेंट ही विदहेल्ड कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में क्रेडिट होगा। लेकिन इसके लिए जो लिमिट है वो है ₹500 की, और ये टोटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें ये कहा गया कि नो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज़ टू बी रीपेड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड। डिपॉजिट का कोई भी अमाउंट ना तो आपको रीपेमेंट करना है, उसका वापस उसको पे करना है, ना ही उसको ट्रांसफ़र करना है कहीं और ना ही उसको डिस्पोज्ड करना है बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के और बिना ये देखे कि बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट में क्या लिखा है। तो आप तभी उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर हो और बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट में ऐसा रूल लिखा हो। अदरवाइज़ आप उसको नहीं कर सकते। ना तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना उसको आप रीपेमेंट कर सकते हैं और ना ही उसको आप अदरवाइज़ डिस्पोज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि एक्नॉलेजमेंट शुड बी टेकन बिफोर रीपेमेंट और ट्रांसफरिंग। कोई भी डिपॉजिट का अमाउंट रीपेमेंट करने से पहले या फिर ट्रांसफ़र करने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लेना है और उसके बाद ही आप उसको रीपेमेंट या फिर ट्रांसफ़र करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद हम देखते हैं अदर डिपॉजिट्स। 3 तरह के डिपॉजिट देखेंगे। पहला है फॉर वर्क, वर्क के लिए जो डिपॉजिट होगा उसको क्या प्रोसेस है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स क्लोज्ड अकाउंट, अगर कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट क्लोज हो गया है और उसका कोई पेमेंट ड्यू है तब क्या प्रोसेस होगा। और द लास्ट वन इज द मिसेलिनियस डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क के लिए जो डिपॉजिट होगा पासेज थ्रू पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स। हमने पहले ही पढ़ा है कि पहले कैटेगरी के जो डिपॉजिट्स हैं वो सब पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स के थ्रू पास होते हैं। तो ये पहला हो गया पासेज थ्रू पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स। दूसरा है अदर देन टकावी वर्क्स। ये जो वर्क का डिपॉजिट होगा ये टकावी वर्क के अलावा बाकी के जो वर्क्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। टकावी वर्क्स में ऐसा नहीं होता, उनका अलग ही अकाउंटिंग सिस्टम है। उसके बाद तीसरी बात इसमें जो कहा गया, दिस आर नोन एज डिपॉजिट वर्क। जिस वर्क के लिए हम पहले डिपॉजिट रख लेते हैं और उसके बाद किसी के लिए वर्क करते हैं तो उस वर्क को हम डिपॉजिट वर्क कहते हैं। इसका नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स क्लोज्ड अकाउंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है, और उसका कोई अमाउंट ड्यू है तो उसको हम रख देते हैं प्लेस्ड टू डिपॉजिट अकाउंट में। उसको हम डिपॉजिट अकाउंट में रख देते हैं एंड लेटर इट इज़ पेड ऑन एक्नॉलेजमेंट। और उसको बाद में एक्नॉलेजमेंट में पेड करेंगे। मतलब वो हम कॉन्ट्रैक्टर से एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि हमने उसको पे किया है और उसके बाद उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हियर इज़ मिसेलेनियस डिपॉजिट्स। मिसलेनियस डिपॉजिट्स में ये कहा गया ऑल अदर डिपॉजिट्स। मतलब अभी तक जो हमने डिपॉजिट्स पढ़ा उसके अलावा अगर जितने भी डिपॉजिट्स होंगे हमारे पास उसको हम मिसलेनियस डिपॉजिट के कैटेगरी में रखते हैं।
बेसिकली दो तरह के डिपॉजिट्स इसमें होंगे। सबसे पहला ऑल रिसीट्स इफ़ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट नोन, मतलब हमारे पास कोई रिसीट आया और हमें उसका क्लासिफिकेशन नहीं पता, मतलब हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारे पास रिसीट आया है इसको किस हेड में क्रेडिट करना है, तब हम फिलहाल उसको डिपॉजिट की तरह ट्रीट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है इसमें एरर इन अकाउंट्स अवेटिंग एडजस्टमेंट। अगर हमारे अकाउंट सिस्टम में कोई एरर आया है और हमें नहीं पता कि ये अमाउंट कहाँ से हमारे पास आ गया, तो जब तक उसका एडजस्टमेंट ना हो जाए तब तक भी हम उसको डिपॉजिट के कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लैप्स डिपॉजिट, मतलब अगर डिपॉजिट कोई है डिपार्टमेंट में और उसको लैप्स करना है तो कौन से कंडीशन में उसको लैप्स कर लिया जाता है। 3 कंडीशन है। सबसे पहला ओरिजिनल डिपॉजिट अप टू ₹25 विच इज़ बैलेंस फॉर होल ईयर, मतलब एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर तक आपके पास कोई डिपॉजिट रखा हुआ है और वो लेस देन ₹25 है या ₹25 तक है, ठीक है, मतलब ₹25 या उससे कम है, तो उसको साल के एंड में मार्च में उसको आपको लैप्स डिपॉजिट कर देना है, उस डिपॉजिट को लैप्स कर देना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पार्शली क्लियर्ड एंड बैलेंस इज़ अप टू ₹25, मतलब कोई ऐसा डिपॉजिट है जिसमें पार्शली क्लियर हुआ है, आधा क्लियर हो गया है या फिर आधे से ज़्यादा क्लियर हो गया है, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है वो ₹25 या ₹25 से कम है, तो भी उसको आपको मार्च में लैप्स कर देना है। तीसरा जो कैटेगरी है बैलेंसेज नॉट क्लेम्ड फॉर 3 ईयर्स, ऐसा कोई बैलेंस है अगर आपके पास जिसको 3 साल तक क्लेम ही नहीं किया गया है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर का आपके पास अमाउंट ड्यू है लेकिन 3 साल तक उसने उसको क्लेम ही नहीं किया, तो उसका जो ड्यू अमाउंट है उसको भी लैप्स डिपॉजिट मान लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड बैलेंसेज इज सेंट टू पे एंड अकाउंट ऑफिसर। जितने भी डिपॉजिट्स हैं आपके पास और उनके जो बैलेंसेज हैं, अलग अलग डिपॉजिट्स के जो बैलेंसेज हैं, उसका लिस्ट आपको पे एंड अकाउंट ऑफिसर को टाइम टू टाइम सेंड करना है, सो दैट पे एंड अकाउंट ऑफिसर ये बता सके कि उसमें से कौन कौन से डिपॉजिट्स को कब लैप्स करना है। इसमें एक चीज़ है कि एज ऑफ डिपॉजिट इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब कोई भी डिपॉजिट को कितना टाइम हो गया ये हम देखेंगे कि वो किस डेट को हमारे पास डिपॉजिट किया गया था। जिस डेट को वो डिपॉजिट किया गया था वहीं से उसका एज काउंट होगा, मतलब वो 2 साल हो गया या 3 साल हो गया, वो उस डेट से काउंट होगा जिस डेट पे वो डिपॉजिट किया गया था। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि इफ़ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई अमाउंट है कॉन्ट्रैक्टर ने हमें दिया है और ये उसने रिक्वेस्ट किया है कि भाई ये 4 महीने बाद जो एग्रीमेंट होने वाला है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, तो अब ये जो हमारे पास डिपॉजिट है इसकी एज डिपॉजिट के डेट से नहीं होगी बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट का डेट है उस डेट से उसकी एज काउंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ पे ऑर्डर इज़ अंडर जजमेंट। अगर कोई पे ऑर्डर है जो अंडर जजमेंट है, मतलब उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को आपको कोई अमाउंट पे करना है, बिल प्रिपेयर हो गया, पे ऑर्डर बन गया, लेकिन उसने उसमें क्लेम कर दिया कि नहीं मुझे ज़्यादा अमाउंट मिलना है, अब वो अंडर जजमेंट है, मतलब उसमें जजमेंट आना है और उसके बाद उसमें पेमेंट होना है, तो ये पे ऑर्डर पे या फिर इस बिल का जो अमाउंट है उस अमाउंट को आपको अनक्लेम्ड बैलेंस ट्रीट नहीं करना है। मान लीजिए 50,000 का बिल है, ठीक है, तो उस 50,000 बिल को हम ये नहीं कहेंगे कि 50,000 का अमाउंट है और कॉन्ट्रैक्टर क्लेम नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो अंडर जजमेंट है अभी, और जजमेंट आने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि वो क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इस तरह के जो बैलेंसेस हैं उनको अनक्लेम्ड बैलेंसेस हम ट्रीट नहीं करेंगे अगर अंडर जजमेंट है तो। और दूसरी बात ये कि इनका सेपरेट लिस्ट बनना है। ये जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर को हम लिस्ट भेजते हैं डिपॉजिट्स का, इस लिस्ट से अलग लिस्ट बनेगी ऐसे अमाउंट्स की जिनका पे ऑर्डर अंडर जजमेंट डिस्प्यूट में चल रहा है। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि बिफोर क्रेडिटिंग लैप्स डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई डिपॉजिट है उसको लैप्स करके गवर्नमेंट को क्रेडिट कर देना है, तो ऐसे क्रेडिट करने से पहले रिमार्क अगेंस्ट ओरिजिनल एंट्री, मतलब जिस टाइम पे डिपॉजिट किया गया था हमारे पास अमाउंट, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने या सब ऑर्डिनेट ने हमारे पास डिपॉजिट किया था अमाउंट और हमने उसको एक एंट्री की होगी कहीं पे, तो जब इस अमाउंट को लैप्स किया जाएगा और गवर्नमेंट को क्रेडिट किया जाएगा तो ये जो ओरिजिनल एंट्री थी जो 3 साल पहले की गई होगी वहाँ पे उसको हम ओरिजिनल एंट्री में रिमार्क्स लिख देंगे कि ये अमाउंट हमने लैप्स करके गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है बिफोर रीपेमेंट, और मान लीजिए लैप्स हो गया अमाउंट और उस लैप्स अमाउंट को बाद में क्लेम किया गया और हम उसको रीपेमेंट करेंगे, तो रीपेमेंट से पहले पे एंड अकाउंट ऑफिसर चेक करेगा 3 चीज़ें। पहला वॉज रिसीव्ड, ये जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं ये एक्चुअल हमने उनसे रिसीव किया था। दूसरा वॉज लैप्स्ड, अगर हमने रिसीव किया था क्या वो सच में लैप्स भी हुआ था,
ये भी चेक करेगा। और तीसरा वो चेक करेगा द आइडेंटिटी ऑफ द पेई, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी भी चेक करेगा, क्या सच में वही इंसान है जिसको हमें पे करना है। इतना करने के बाद जब रीपेमेंट होगा, सो रीपेमेंट अमाउंट इज़ ट्रीटेड एज रिफंड ऑफ रिसीट। हमने रिसीट किया था 1 साल पहले या 3 साल पहले, अब जब हम उसको लैप्स कर चुके और लैप्स करने के बाद वापस उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज रिफंड ऑफ रिसीट। मतलब हमारे पास रिसीट आया था, उसको हम रिफ़ंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एंट्री की जाएगी इन डिपॉजिट रजिस्टर। ये जो रिफ़ंड कर रहे हैं हम उसको या रीपेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री डिपॉजिट रजिस्टर में की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ पब्लिक वर्क डिपॉजिट। हमने ये पढ़ा कि डिपॉजिट 2 तरह के होंगे, पब्लिक वर्क डिपॉजिट और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो पब्लिक वर्क डिपॉजिट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कैसे होगा, सबसे पहले इसमें ये कहा गया कि एंट्री इन डिपॉजिट रजिस्टर मंथ बाय मंथ फॉर ईच सेपरेट आइटम, ठीक है। तो हर महीने हर आइटम के लिए जितने भी डिपॉजिट के आइटम होंगे हमारे पास, उनकी एंट्री होगी, मंथली एंट्री होगी उनकी डिपॉजिट रजिस्टर में। अब ये जो डिपॉजिट रजिस्टर है ये मेंटेन किया जाता है फॉर्म नंबर 67 में, जो सेम फॉर्म यूज़ होता है सस्पेंस रजिस्टर में। मतलब सस्पेंस रजिस्टर का जो फॉर्म है CPWA फॉर्म नंबर 67, सेम उसी फॉर्म में डिपॉजिट रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है और उसमें मंथली एंट्री की जाएगी हर डिपॉजिट के आइटम की। जितने डिपॉजिट्स हमारे पास आते हैं उन सब की एंट्री की जाएगी डिपॉजिट रजिस्टर में। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अभी जो हमने कहा कि एक एक डिपॉजिट के आइटम की एंट्री की जाएगी, इसमें एक एक्सेप्शन है कि ऐसे कुछ आइटम है जिनकी केवल एक सिंगल एंट्री की जाती है, सबकी अलग अलग एंट्री नहीं की जाती। अब कौन से कैटेगरी के हैं वो आइटम्स, अगर ऐसे कोई वर्क्स हैं जो फॉर्म नंबर 65 में जिनकी एंट्री होती है। फॉर्म नंबर 65 होता है शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट वर्क्स। मतलब डिपॉजिट वर्क हम कब करते हैं, जब हमने डिपॉजिट लिया उसके बाद हमने कोई वर्क किया तो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट वर्क, और उनकी एंट्रीज होती हैं फॉर्म नंबर 65 में। तो अगर ऐसे कोई वर्क हैं जो डिपॉजिट वर्क में उनकी एंट्री है फॉर्म नंबर 65 में, और उसके लिए जो डिपॉजिट हमने रिसीव किया है, तो उनकी सबकी अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे सारे डिपॉजिट वर्क्स की एक सिंगल एंट्री हम फॉर्म नंबर 67 में कर देंगे, क्योंकि उनका अलग जो डिटेल है वो फॉर्म नंबर 65 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके बाद ये कहा गया कि बिफोर रीपेमेंट और कन्वर्जन टू इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, किसी भी डिपॉजिट को रीपेमेंट करने से पहले, मतलब जो डिपॉजिटर है उसको वापस पे करने से पहले या फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, द ओरिजिनल एंट्री इज़ ट्रेस्ड। जो ओरिजिनल एंट्री है, जब हमने डिपॉजिट लिया होगा तो उसकी जो एंट्री होगी उसको हम ढूंढेंगे, उसको ट्रेस करेंगे कहाँ पे वो एंट्री की गई है, और वहाँ पे एक सूटेबल रिमार्क हम लिख देंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिपॉजिट है इसको हम रीपे कर रहे हैं या फिर इसको हम इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जितने भी वाउचर्स होंगे रीपेमेंट के या फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सब में इस सूटेबल रिमार्क जो हमने लिखा है उसका सर्टिफिकेशन होगा कि हाँ, हमने इस जो डिपॉजिट है उसके ओरिजिनल एंट्री में ये सूटेबल रिमार्क लिख दिया है कि इसको हम रीपे कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एनी एक्नॉलेजमेंट प्रीवियसली गिवन शुड बी टेकन बैक एंड डिस्ट्रॉयड। जब भी हम डिपॉजिट को रीपे करेंगे, तो जब हमने डिपॉजिट लिया था तब हमने उसको एक्नॉलेजमेंट दिया था कि भाई आपने हमें डिपॉजिट दिया है। तो जब हम इसको रीपे करेंगे तो अगर पॉसिबल है तो वो जो पुराना एक्नॉलेजमेंट होगा उसको हम वापस ले लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नोट ऑफ रीपेमेंट ऑन काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट, और जो रिसीट है उसके काउंटर फॉइल में जो उसका पार्ट बचता है काउंटर फॉइल हमारे पास, उसमें ये नोट लिख देंगे कि हम ये जो रिसीट था उसको हमने रीपेमेंट कर दिया है। इसमें लास्ट है शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट विच इज़ इन फॉर्म नंबर 79। CPWA फॉर्म नंबर 79 में प्रिपेयर किया जाता है शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट। अब शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट होगा क्या, एक्चुअली ये होता है मंथली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिपॉजिट रजिस्टर। ये जो हमने डिपॉजिट रजिस्टर पढ़ा था फॉर्म नंबर 67 में, जहाँ सारे डिपॉजिट्स की 1 by 1 एंट्री होती है मंथली। अब उस डिपॉजिट रजिस्टर का हम शेड्यूल बनाएंगे, उसकी एक समरी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट। अब इसको हम मंथली प्रिपेयर किया और इसको सबमिट किया पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। अब ये जो शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट है इसके 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में होगा टोटल ऑफ ईच क्लास, मतलब अलग अलग तरह के डिपॉजिट हमारे पास हैं, तो एक एक तरह के डिपॉजिट का टोटल कितना अमाउंट है ये होगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में होगा डिटेल्ड एक्सट्रैक्ट। पहले पार्ट में था केवल टोटल,
कि इस तरह के डिपॉजिट का टोटल अमाउंट कितना है, इस तरह के डिपॉजिट का टोटल अमाउंट कितना है। दूसरे पार्ट में होगा डिटेल्ड एक्सट्रैक्ट, मतलब अलग अलग जो डिपॉजिट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन ये केवल उन्हीं डिपॉजिट्स का होगा विच आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ। मतलब मान लीजिए कोई डिपॉजिट है हमारे पास और वो पिछले महीने में जैसा था अभी भी वैसा ही है, इस महीने ना उसमें कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ है ना उससे कोई रीपेमेंट हुआ है, तो उसकी एंट्री सेकेंड पार्ट में नहीं होगी। डिटेल्ड एक्सट्रैक्ट होगा केवल उन डिपॉजिट्स की जो उस पर्टिकुलर मंथ में अफेक्ट हुए हैं। लास्ट पार्ट है इसमें, एंट्री ऑफ डिपॉजिट फॉर वर्क इज सपोर्टेड बाय शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट। जो वर्क के लिए डिपॉजिट होगा जब भी उसकी एंट्री की जाएगी तो उसके साथ साथ शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाएगा, मतलब शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट का रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अकाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के बारे में सबसे पहले ये कहा गया कि इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ नॉर्मली डू नॉट पास थ्रू कैश बुक और अकाउंट्स ऑफ डिवीज़न। अकाउंट्स ऑफ डिवीज़न या फिर कैश बुक से ये पास नहीं होंगे अनलेस दिस पासेस थ्रू एन ऑफिसर, मतलब डिवीज़न के किसी ऑफिसर के थ्रू अगर ये पास होते हैं तो ये अकाउंट में भी आ जाएंगे। लेकिन कहा ये भी गया है कि इट शुड बी अवॉइडेड, ये किसी ऑफिसर के थ्रू इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्टली जो डिपॉजिटर है वहाँ से अकाउंट में आना चाहिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ विच इज़ इन फॉर्म नंबर 85। CPWA फॉर्म नंबर 85 है, इसमें होगा रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। जितनी भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनका रजिस्टर होगा, उनमें कोई भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ आती हैं, डिपॉजिट होती हैं, तो उनकी एंट्री की जाएगी फॉर्म नंबर 85 में, रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। इसके बाद नेक्स्ट होगा अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ विच इज़ इन फॉर्म नंबर 86। CPWA फॉर्म नंबर 86 होगा अकाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। और ये एक्चुअली क्या होगा कि ये जो हमने रजिस्टर पढ़ा फॉर्म नंबर 85, इसी से एनुअल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जो होगा फॉर्म नंबर 86 एंड इट इज़ सबमिटेड टू पे एंड अकाउंट ऑफिसर। इसको फॉर्म नंबर 86 में जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसको एनुअली हम पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करेंगे और इट इज़ सपोर्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एक्नॉलेजमेंट एंड DO's सर्टिफिकेट। जब भी हम ये अकाउंट सबमिट करेंगे पे एंड अकाउंट ऑफिसर को तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्टर का एक्नॉलेजमेंट होगा, ठीक, और दूसरा होगा DO's सर्टिफिकेट, उसके साथ DO का डिविजनल ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी होगा। इसके बाद इसमें एक स्पेशल केस है, इफ़ डिपॉजिट इज बीइंग पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हमारे पास डिपॉजिट आ रही है और वो पे हो रही है किसमें, POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में। इंस्टॉलमेंट में कोई पेमेंट आ रही है, हमारे पास डिपॉजिट आ रही है डिपार्टमेंट में और वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को पे हो रही है, तो जब तक उसका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता अनलेस फुली पेड, तब तक उसकी एंट्री फॉर्म नंबर 85 में नहीं होगी। नॉर्मली जो फॉर्म नंबर 85 है रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, उसमें सारी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ की एंट्री की जाती है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में आ रही है और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को पे हो रही है तो जब तक पूरा अमाउंट हमारे पास रिसीव नहीं होता तब तक उसकी एंट्री हम फॉर्म नंबर 85 में नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो ये कि व्हेन टू बी रिफंडेड बिफोर फुली रिसिप्ट। पूरा इंस्टॉलमेंट आने से पहले ही अगर हमें उसको रिफ़ंड करना है, मतलब जितना अमाउंट आया है उसी को हमको रिफ़ंड करना है, तो अब क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारे पास पूरा डिपॉजिट आ गया था, हमारे पास पूरा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का जो अमाउंट था वो रिसीव हो गया था और उसके बाद उसको हम एंट्री कर देंगे फॉर्म नंबर 85 में और उसके बाद उसको रिफ़ंड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें है इफ़ अ सबऑर्डिनेट हैविंग इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ इज़ ट्रांसफर्ड। मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट है जिसने इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ जमा किया हुआ है और उसका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे डिवीज़न में, तो अब उसके इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे ये हमें बताएगा बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट। जो बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट होगा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का, उसमें देखेंगे कि क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं। दूसरी बात, लोकल रूल्स क्या कहती हैं ये देखेंगे। तीसरा, एनी रूल सेट बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ PAO, मतलब पे एंड अकाउंट ऑफिसर से कंसल्ट करके मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अगर कोई रूल सेट किया है तो वो भी देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ है उस सबऑर्डिनेट का जिसका ट्रांसफ़र हो गया, तो उस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ का हम क्या करेंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर डिपॉजिट। थैंक यू, जय हिंद।